हेलो फ्रेंड्स, संकल्प क्लासेस बाड़मेर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ओपी जगू का आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आगामी 14 अक्टूबर को राजस्थान में संगणक का पेपर आयोजित होना सुनिश्चित है और इसी कड़ी में इस मंथ से लगातार टॉपिक वाइज जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको दिया जाता है ताकि एग्ज़ाम में शिरकत करते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लास्ट वीडियो में अर्थशास्त्र विषय का एक टॉपिक विभिन्न बाज़ारों में संतुलन अथवा प्राइस और क्वांटिटी का डिटर्मिनेंस यानी निर्धारण, इसकी बात चल रही थी। और समय के आधार पे बाज़ार और प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन जो थे वो समय के आधार पे बाजार और प्रतियोगिता के आधार पे बाजार में खाली एक ही रूप पूर्ण प्रतियोगी बाजार के क्वेश्चंस थे। शेष और बचते हैं एकाधिकारी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। तो इनसे रिलेटेड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को आज के वीडियो में समाहित करते हुए और आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए आज की क्लास में आपका स्वागत करते हुए ये वीडियो आपके सम्मुख पहला क्वेश्चन ये, उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी कौन सी लागत बनी हुई होती है। तो दोस्तों, अल्पकाल में उत्पादन के साधन व उनकी लागत, जैसा आपको पढ़ाते समय बताया था, अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन तो स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और स्थिर साधनों पर किया गया कुल व्यय टीएफसी होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, और परिवर्तनशील साधनों पर किया गया खर्चा टीवीसी होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो देन टीएफसी एड टू टीवीसी इज इक्वल टू टीसी, टोटल कॉस्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्शन या बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपने स्थिर साधनों पर खर्चा किया, मान लीजिए आपने जमीन ली, उस पर एक दुकान बनाई, तो जमीन लेना और दुकान बनाना ये तो आपकी हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट। और जैसे ही आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो जो परिवर्तनशील साधन है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, इनकी जो लागत आएगी वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने पर ही आएगी। तो उत्पादन भले ही शून्य हो लेकिन टीएफसी जो होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो हमेशा बनी रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टीएफसी। उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर टीएफसी बनी रहती है क्योंकि उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये बनी रहती है। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ना शुरू होता है वैसे वैसे टीवीसी के कारण एएफसी घटना शुरू हो जाती है। तो आप सभी का ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और भरत गुजर केवल एक, आपका जवाब एक अनीसा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैंने इस बाजार के टॉपिक में उतने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं जितना कि संगणक ही नहीं और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है उसमें मार्केट के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, नंबर 2, एक उद्योग किस बाजार की विशेषता होती है। तो देखिए, एकाधिकारी बाजार की विशेषता क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि प्रत्येक जो बाजार है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर ही सारा अध्ययन टिका हुआ होता है, इसलिए उनको आप ढंग से थोड़ा देख लेना।
एकाधिकार का मतलब क्या है? जिसमें वस्तु का उत्पादन करने वाली एक इकाई होती है वो एकाधिकार है। तो एकाधिकार अगर एक ही फर्म है तो उद्योग भी क्या होगा? एक ही होगा। तो ये कौन से बाजार की विशेषता है? ये एकाधिकारी बाजार की विशेषता है। यानी फर्म और उद्योग एक ही होता है, और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में तो क्या होता है? समरूपी वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कई फर्में होती हैं और उनका ग्रुप जो होता है वो उद्योग होता है। लेकिन एकाधिकार में एक ही फर्म होती है। आप सभी का इसका जवाब सही है। थैंक यू। नंबर नेक्स्ट, भारतीय रेलवे किस बाजार का उदाहरण है? सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे, आपने हिंदुस्तान में जहां कहीं भी भ्रमण किया होगा या रेलवे ट्रैक पर रेल खड़ी हुई देखी होगी, रेलगाड़ी, तो उस पर एक ही लिखा होगा भारतीय रेलवे। ना तो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति का नाम, ना किसी ग्रुप का नाम, और ना ही किसी राज्य विशेष का नाम। तो इसका भी सही जवाब है एकाधिकार। रेल, डाक, तार, प्रतिरक्षा, तो जो केंद्र सूची के विषय हैं वो एकाधिकार के रूप में ही जाने जाते हैं। आप सभी का जवाब इस मामले में भी सही है। बुद्धि प्रकाश, कृष्णा, जितने भी नाम मैं देख पा रहा हूं, आप सभी ने सही जवाब दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सीमेंट, कोयला, लोहा, इस्पात, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, इस्पात किस बाजार के उदाहरण है? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में तो क्या होता है? कई फर्में होती हैं। एकाधिकार में क्या होता है? एक ही होता है, उत्पादक एक ही होता है। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता क्या होता है? 1+2 का योग क्या होता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अल्पाधिकारी बाजार का मतलब क्या है? ऐसा बाजार का रूप या बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं वो एक से तो ज्यादा होती है और बहुत से कम होती है। यानी 2, 5, 7, 8, ना तो बहुत ज्यादा और ना ही एक। ये अल्पाधिकार का मीनिंग भी है। तो अल्पाधिकार मैंने नोट्स में आपको लिख के भी दिया था। अल्पाधिकारी बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली ना तो एक इकलौती फर्म होती है और ना ही बहुत ज्यादा असंख्य संख्याओं में फर्में होती हैं। कुछ एक, यानी 2 से ज्यादा और बहुत से कम। तो इसका राइट आंसर है अल्पाधिकार। इसका राइट आंसर है ओलिगोपोली, अल्पाधिकार। जैसे सीमेंट प्रोडक्शन की जो भी कंपनीज आपने सुनी है तो उनमें कितने नाम आपने सुने होंगे? श्री सीमेंट, बिरला, ये वो। तो 2, 5, 7, 8, 10 तक जिनकी संख्या हो वो क्या होता है? अल्पाधिकार। अच्छा क्वेश्चन था और इसका जवाब भी राजेश को छोड़कर आपका सही सा लगता है। प्रियंका, भीमा राव, आप सभी सही हैं। नंबर नेक्स्ट। और भाई मेरे राजेश, आपने 2 बताया है, तो 2 में तो क्या होता है? एकाधिकार में तो खाली एक ही होती है। तो क्या सीमेंट प्रोडक्ट करने वाली जो कंपनी होती है वो एक ही थोड़ी है? एक से ज्यादा है और बहुत से कम है। अल्पाधिकार इसका राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट, कीमत विभेद किस बाजार में होता है? कीमत विभेद किस बाजार में होता है? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की तो विशेषता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में तो समरूपी यानी एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन, एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन होता है। और एकाधिकार और अल्पाधिकार ये अलग स्थितियां हैं। इसका और इसका रूप कीमत विभेद एकाधिकारी बाजार का रूप होता है, एकाधिकारी बाजार की विशेषता होती है। और इसकी 3 श्रेणियों के बारे में भी मैंने आपको बताया था। राजेश, ओके, इसको करेक्शन कर लेना पिछले क्वेश्चन को। अनिशा, आप बेटा सही है इसके जवाब में। एकाधिकारी बाजार में होता है कीमत विभेद, बिल्कुल सही है। भीमराव, एकाधिकारी बाजार की विशेषता होती है कीमत विभेद। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं
तो इस क्वेश्चन को मैं वेटेज दूंगा। मेरे हिसाब से ये एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। अगर पेपर बनाने वाले ने पेपर की जो लॉबी है वो थोड़ी सी टाइट रखी तो। ओके, नंबर नेक्स्ट, कीमत विभेद की 3 श्रेणियों की व्याख्या किसने की है? यानी कीमत विभेद का मतलब क्या होता है? तो कीमत विभेद का मतलब होता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा, एक वस्तु की क्वालिटी तो सेम हो और अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत वसूली जा सके, या वस्तु की कीमत तो सबसे एक समान ली जाए और प्रत्येक उपभोक्ताओं की वस्तु की क्वालिटी डिफरेंस करके दी जाए। तो कीमत विभेद का अर्थ क्या है, ये भी आपने पूछा है बहादुर सिंह। आगे एक क्वेश्चन में मैंने लिखा भी है इसका मतलब। तो कीमत विभेद की 3 श्रेणियों की व्याख्या किसने की है? बाकायदा पढ़ाते समय इस पर फोकस भी किया था, ऑर्थर सेसिल पिगू, और मैंने नोट्स में इसका शॉर्ट नाम लिखा था AC पिगू। यहां पर पूरा नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको यह भी पता हो ए का और सी का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्थर सेसिल पिगू। और एल्फ्रेड मार्शल की अगर बात करें तो एल्फ्रेड मार्शल ने तो क्या दिया था, कीमत निर्धारण में, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीमत निर्धारण में समय तत्व। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना तो आपने रॉबर्टसन का नाम सुना होगा और ना ही आपने किन्स का नाम सुना होगा। एल्फ्रेड मार्शल ने इस टॉपिक से रिलेटेड जो काम किया था, जो इसका क्वेश्चन है, कीमत निर्धारण में समय तत्व मार्शल की देन है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा AC पिगू मीन्स ऑर्थर सेसिल पिगू। टू बी नेक्स्ट, कीमत विभेद की कौन सी श्रेणी को मूल कीमत विभेद कहा जाता है? तो कीमत विभेद की 3 श्रेणियां होती है और कीमत विभेद की जो लास्ट और तीसरी श्रेणी होती है उसको ही मूल यानी मौलिक रूप से कीमत विभेद कहा जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है कीमत विभेद की। और ये क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं ताकि आपको पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज भी हो जाए और आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो कीमत विभेद की जो तीसरी श्रेणी है उस तीसरी श्रेणी को ही मूल कीमत विभेद कहा जाता है। टू बी नेक्स्ट, कीमत विभेद की कौन सी श्रेणी में उपभोक्ता की बचत शून्य होती है? तो उपभोक्ता की बचत शून्य कौन सी श्रेणी में होती है? प्रथम श्रेणी में। क्यों होती है? क्योंकि इस श्रेणी में उपभोक्ता से वस्तु की प्रत्येक इकाई की अलग अलग कीमत ली जाती है, जितना कि वो देने को तैयार है। इसलिए इस स्थिति में उपभोक्ता की बचत शून्य होती है। और उपभोक्ता की बचत का जो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का अर्थ है, जनरली तो हम बचत किसको बोलते हैं, हमारी कमाई और उसमें से खर्चा कम कर दें तो शेष बचे हुए को हम बचत बोलते हैं। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में बचत का अर्थ होता है किसी वस्तु के बदले उपभोक्ता जो देने को तैयार है और जो कीमत देता है उसका डिफरेंस क्या होता है, उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो प्रथम श्रेणी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों ने सही दिया है। प्रियंका, भीमाराम, भरत सभी सही हैं। नेक्स्ट, कीमत विभेद की शर्तें क्या होती है? ये भी मेरे ओपिनियन से एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है। देखिए 3 श्रेणियां होती हैं कीमत विभेद की। 3 श्रेणियों में जो तीसरी श्रेणी होती है उसको मूल कीमत विभेद बोलते हैं। तो चाहे तीसरी श्रेणी कह दो और चाहे कीमत विभेद कह दो, एक ही बात है। और कीमत विभेद कब संभव है?
कीमत विभेद तभी संभव है जबकि बाजार अलग अलग हो। अगर बाजार एक ही हो तो कीमत विभेद संभव नहीं हो सकता, क्योंकि उपभोक्ता की जागरूकता रहती है, उपभोक्ता की जागरूकता होती है। तो बाजार अलग अलग होना चाहिए, सही बात है। और प्रत्येक बाजार में वस्तु की मांग व मांग की लोच, वस्तु की मांग की लोच, मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। ये जहां कहीं भी करेक्शन होता है उसको भी आप देख लेना, थोड़ा माइनर मिस्टेक हो जाती है कंप्यूटर में लिखते समय, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो प्रत्येक बाजार में वस्तु की मांग भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बाजार अलग अलग हो और प्रत्येक बाजार में मांग की लोच अलग अलग हो, और विभिन्न बाजारों में एक बाजार से दूसरे बाजार के मध्य वस्तु का हस्तांतरण यानी वस्तु ट्रांसफर नहीं की जानी चाहिए। अदरवाइज तो जिस मार्केट में कीमत कम है, अगर वहां से माल उठाकर महंगे कीमत वाले मार्केट में शिफ्ट कर दिया जाए तो कीमत विभेद नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में ये तीनों ही इसकी राइट आंसर है। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। और फिर से बोल रहा हूं, मेरे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ये एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हो सकता है। नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बारे में भी आप सही हैं, प्रियंका, नरेश, उपमा, राज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत विभेद का तात्पर्य क्या है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कीमत विभेद होता क्या है? अलग अलग उपभोक्ताओं से वस्तु की अलग अलग कीमत लेना जबकि वस्तु की गुणवत्ता एक समान हो, कीमत विभेद कहलाता है। विभिन्न उपभोक्ताओं से एक समान कीमत लेना जबकि वस्तु की क्वालिटी अलग अलग कर देना, यह भी कीमत विभेद है। अलग अलग बाजारों में वस्तु की अलग अलग कीमत लेना, तो इसका राइट आंसर भी आपका है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर भी है उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन था यह भी। नंबर नेक्स्ट, जिस बाजार में वस्तु की मांग की लोच अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी E इज ग्रेटर देन 1, यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन ज्यादा होगा, तो इसको E इज ग्रेटर देन 1 बोलते हैं। एक एकाधिकारी को संतुलन की शर्तों को पूरा करते हुए केवल यह निर्धारित करना होता है कि जो टोटल पूर्ति है, टोटल माल है, उसको किस बाजार में कितना बेचें और प्रत्येक बाजार से कीमत क्या क्या ले, यह कीमत विभेद का मूल अर्थ है। तो ऐसी स्थिति में जिस बाजार में कीमत में चेंज करने पर वस्तु की मांग में चेंज का अनुपात ज्यादा होगा, उत्पादक उस बाजार में वस्तु के कीमत या भाव तो रखेगा कम और माल बेचेगा ज्यादा। कीमत, और इस बात को मैंने डायग्रामेटिकली अप्रोच के द्वारा भी आपको समझाया था, डायग्रामेटिकली अप्रोच के द्वारा भी समझाया था, उस पोर्शन को देखना। तो ऊंची कीमत पर कीमत तो ऊंची रख ही नहीं सकता, क्योंकि E इज ग्रेटर देन 1 है, तो कीमत तो कम रखनी पड़ेगी, ये जवाब गलत है। नीची कीमत रखेगा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो इसका गलत है, पहला और तीसरा ऑप्शन तो इसका गलत होगा। और हरजीत, आपका जवाब आ गया है, नीची कीमत पर अधिक माल बेचेगा और नीची कीमत पर कम माल बेचेगा। ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि कीमत कम होगी तो पूर्ति क्या होगी? कम होगी। कीमत कम होगी तो पूर्ति क्या होगी? कम होगी। और विक्रेता क्या चाहता है? अपने लाभ को अधिकतम करना। इसलिए इसका जवाब आपका सही है, नीची कीमत रखेगा और माल की सप्लाई करेगा ज्यादा, अगर E इज ग्रेटर देन 1 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उन क्वेश्चंस में से है, अगर बाजार के खंड में से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा और एकाधिकार में कीमत विभेद से पूछा और उसको पेपर में टफ क्वेश्चन देना है, थोड़ा सा घुमा कर देना है, तो उस लॉबी का ये क्वेश्चन है। इसको भी मैं वेटेज दूंगा। मैं मान सकता हूं कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट, आपका जवाब सही चल रहा है। एक आध क्वेश्चन में, प्राथमिक क्वेश्चन में कुछ ने गलत जवाब दिया था, बाकी आप ठीक हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है
तो किसी वस्तु का उत्पादक एक ही होता है, तो एक एकाधिकारी वस्तु की कीमत का निर्धारण कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। वस्तु की मात्रा का भी निर्धारण कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक साथ दोनों का नहीं कर सकता। अलग अलग तो कीमत या पूर्ति का निर्धारण नहीं कर सकता, निर्धारण कर सकता है, लेकिन एक साथ दोनों का नहीं। जैसे भारतीय रेलवे एकाधिकार का उदाहरण है, तो भारतीय रेलवे ये तो तय कर सकता है अलग अलग कि मुझे यहां से यहां इतनी ट्रेन चलानी है, तो फिर किराया क्या होगा वो जनता तय करेगी। या फिर आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे यहां से यहां का किराया 70 रुपए रखना है, तो कीमत आपने तय कर दी, तो फिर मांग कितनी होगी यानी पैसेंजर कितना आएंगे उसका निर्धारण कौन करेगी, जनता। तो आप दोनों में से किसी एक का निर्धारण अलग अलग तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ में दोनों का नहीं कर सकते। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ये सवाल पहले भी पूछा था बिल्कुल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इसका जवाब भी आपका सही है। नंबर नेक्स्ट, एकाधिकारी बाजार में दीर्घकाल में क्या होता है? तो एक एकाधिकारी, देखिए अल्पकाल में तो क्या हो सकता है, तीनों स्थितियां। अल्पकाल में तो क्या हो सकता है, तीनों स्थितियां। अल्पकाल में तो क्या होता है, तीनों स्थितियां। और सामान्य लाभ दीर्घकाल में किसको होता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार को, पूर्ण प्रतियोगी बाजार को। लेकिन एकाधिकारी बाजार को अगर अल्पकाल में लाभ हो रहा है तो वह इसे दीर्घकाल में मेंटेन रखेगा, और हानि हो रही है तो क्योंकि वो अपनी हानि को बर्दाश्त नहीं करेगा कीमत बढ़ा सकता है, ऐसा संभव है। तो दीर्घकाल में एक एकाधिकारी को केवल क्या होता है, लाभ होता है। और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में क्या होता है, सामान्य लाभ होता है। और तीनों ही रूपों की बात करें तो अल्पकाल में एकाधिकारी को भी और अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी लाभ हानि या सामान्य लाभ की स्थिति में से कोई भी स्थिति प्राप्त हो सकती है। नरेश कुमार, आपका जवाब गलत है। जिन्होंने भी इसका जवाब 1 बताया है वो गलत है। 1 नंबर कंडीशन होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, और बाकी आपका जवाब सही है। रावत, भीमाराम, नरेश, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नंबर नेक्स्ट, एकाधिकारी बाजार में वस्तु की पूर्ति वक्र, वस्तु का, इसको थोड़ा सुधारिएगा, की जगह का। एकाधिकारी बाजार में वस्तु का पूर्ति वक्र कैसा होता है? तो देखिए, अनंत डाल का पूर्ति वक्र तो होता ही नहीं, ऋणात्मक डाल का नहीं होता, धनात्मक डाल का नहीं होता। एकाधिकारी बाजार में वस्तु का पूर्ति वक्र कैसा होता है? अनिश्चित। क्यों होता है? कीमत विभेद के कारण, कीमत विभेद के कारण। यह भी क्वेश्चन है। एकाधिकारी बाजार में उद्योग का या फर्म का पूर्ति वक्र अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक विशेषता है कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब है अलग अलग बाजारों में वस्तु की अलग अलग कीमत ली जाए और अलग अलग बाजारों में वस्तु की पूर्ति भी अलग अलग की जाए। तो कौन से बाजार में वस्तु की पूर्ति कितनी हो ये फिक्स नहीं होती, ये मांग की लोच पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का जवाब भी आप सब लोगों ने सही दिया है, धन्यवाद कि आप पात्र हैं। नंबर नेक्स्ट, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। अब देखिए, अपूर्ण प्रतियोगी जो बाजार होता है वो 3 प्रकार का होता है।
एक का नाम है एकाधिकारात्मक 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 प्रतियोगिता। एक का नाम है अल्पाधिकार और एक का नाम है द्वैधिकार। द्वैधिकार यानी जिसमें वस्तु का उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं वो दो होती हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये तो किया था श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। और इसका जो ये रूप है यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार, ये दिया था ई चेम्बरलिन ने। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपने देखा होगा 20 क्वेश्चन तो पहले और शायद 17-18 क्वेश्चन इसमें, कुल मिलाकर मैंने लगभग 40 क्वेश्चन एक पूरे टॉपिक के आपसे पूछे हैं। तो एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको शॉर्ट एंड स्वीट करके, ताकि आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन गलत ना हो, इतना पूरा प्रयास किया है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन इसका राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो अभी जस्ट ही आपको बताया है, इसलिए बिना किसी समय जाया किए इसका राइट आंसर है ई चेम्बरलिन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन तो अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और ई चेम्बरलिन उसका एक रूप एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो नंबर नेक्स्ट, एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार में आगम वक्र एकाधिकारी बाजार की तुलना में कैसे होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, ये मान लीजिए एकाधिकार है और ये मान लीजिए एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है। और आगम वक्रों से हमें दो से सरोकार होता है, एक तो AR और MR। तो अगर मान लीजिए पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ये MR है और ये AR है, यानी ये मांग की लोच भी इंडिकेट करता है, यानी ये रेखा लगभग खड़ी हुई सी है। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में ये रेखा थोड़ी सी अधिक ढालू होती है, अधिक ढालू होती है, ये AR और ये MR। इसका मतलब एकाधिकारी बाजार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार में एकाधिकारी बाजार की तुलना में मांग की लोच अधिक होती है। मांग की लोच क्या होती है? अधिक होती है। एकाधिकारी बाजार की तुलना में एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार में मांग की लोच अधिक होती है। इसमें जितनी मांग की लोच है, इसमें मांग की लोच इसकी अपेक्षा क्या होगी? ज्यादा होगी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा, कम ढालू गलत बात है, अधिक ढालू। इसका सही जवाब है अधिक ढालू, यानी इसका ढाल स्लोप इसकी तुलना में इस बाजार में थोड़ा अधिक होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समान तो हो नहीं सकता, कोई नहीं, जवाब वैसे ही गलत है। तो अधिक ढालू इसका सही जवाब है। रूपाली, आपका जवाब सही है। हरजीत, आप भी सही हैं और जितने को भी मैं देख रहा हूं आप सभी सही हैं। और शायद ये आज की टेस्ट श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो एकाधिकारी बाजार के संदर्भ में सत्य बताइए। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। एकाधिकारी बाजार की विशेषताओं के कारण इस बाजार में AR MR के ढाल के बराबर होता है, गलत बात है। AR MR के ढाल का दुगुना होता है, बिल्कुल सही बात है। कैसे? अगर मान लीजिए ये MR है, ये MR है और यहां पे मान लो 6 है, तो जो AR बनेगा, हालांकि वो इसको टच नहीं करता, तो यहां पे होगा 12। तो ये इसके ढाल का क्या हो गया? दुगुना। ये सही जवाब है। AR वक्र MR के ढाल का दुगुना होता है, न कि MR AR के ढाल का दुगुना। AR ऋणात्मक, ये गलत बात है, धनात्मक तो होते नहीं है, दोनों ही गिरते हुए होते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था।
AR में एकाधिकारी बाजार में आगम वक्र की आकृतियां। तो दोस्तों, आज के इस प्रश्नोत्तरी क्लास में जितने क्वेश्चन आपको बताए उनको पहले वाले वीडियो में अगर शामिल कर दें तो बाजार नामक जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, विभिन्न बाजारों में संतुलन या विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट होता है। और अग्रिम क्लास के इंतज़ार तक, जबकि मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, जबकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन होते भी नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत ना हो, ऐसा इस मन से पूरा संकल्प परिवार आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए आपके सिलेक्शन की बधाई देता है। और बने रहें आप, अभी और भी अध्ययन बाकी है। आज की क्लास तक केवल 7-8 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। आगे जितने भी टॉपिक शेष हैं सभी के वीडियोस आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। तो आप बने रहें। अग्रिम वीडियो के इंतज़ार तक मैं ओपी जग्गू का पूरे संकल्प परिवार की सशक्त टीम की ओर से आपको और आपके परिवार को हैव ए नाइस डे। थैंक यू।